मेरा नाम विकास है। मैं 35 साल का हूँ। ये कहानी आज से 2 साल पहले की है, जब मैं एक छोटे से गांव में टीचर बनकर गया था। वहाँ के सरकारी स्कूल में मेरा तबादला हुआ था। जब मेरा उस छोटे से गांव में तबादला हुआ, तब मैंने सोच लिया कि पहले मैं अकेला ही जाऊंगा और फिर कुछ दिन में अपनी पत्नी और माँ और पिताजी को भी साथ लेकर आऊंगा। पर पहले वहाँ मुझे जाकर सब कुछ देखना जरूरी है। जब से मेरा तबादला हुआ उस छोटे से गांव में, तब से ही मेरी पत्नी अनुराधा चिंतित हो उठी। जब से हम दोनों की शादी हुई थी, तब से लेकर आज तक मैं कभी भी उससे दूर नहीं रहा था। पर आज इस तरह अचानक मेरा तबादला होना अनुराधा के लिए बहुत ही चिंतित कर देने वाला था। माँ और पिताजी भी नाराज थे, पर मेरा जाना तो जरूरी ही था, क्योंकि मेरे परिवार को चलाने के लिए मेरी नौकरी ही एकमात्र सहारा था। जब से मेरा तबादला हुआ था, तब से अनुराधा नाराज रहने लगी थी, और जब भी अनुराधा मुझसे बात करने लग जाती तो अनुराधा की आंखें भर आती। अनुराधा मुझसे कहती, क्यों जी, आप हमसे इतनी दूर उस छोटे से गांव में रहेंगे, तब मेरे दिल पर क्या बीतेंगी। ये सोचकर ही मेरा मन बहुत दुखी होता है। आखिर क्यों आपका तबादला इतनी दूर हुआ? क्या आप अपना तबादला रोक नहीं सकते? तब मैंने कहा, नहीं अनुराधा, ऐसा नहीं हो सकता। ये सरकारी आदेश है, मैं इसके खिलाफ नहीं जा सकता। देखो, बस 2 साल की ही तो बात है, और फिर तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं तुमसे दूर रह पाऊंगा? अरे वहां जाकर मैं पहले अपने रहने की व्यवस्था करूंगा, और फिर तुम्हें 1-2 महीने के अंदर ही अपने पास बुला लूंगा। मगर तब तक तुम्हें अपने मन पर पत्थर रख कर रहना होगा। अनुराधा, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं इस तबादले से नाराज नहीं हूँ? पर क्या करे, जाना मेरी मजबूरी है, जाना तो पड़ेगा ही। ऐसा कहते हुए मेरे आंखों से पानी निकल आया। तब अनुराधा ने कहा, ये क्या जी, आपकी आंखों में आंसू? तब अनुराधा भी मेरे सर रख कर रोने लगी। अनुराधा को अच्छे से पता था कि मेरा एक दिन अनुराधा के बगैर निकालना कितना मुश्किल होगा। तब मैंने अनुराधा को बेड पर बिठाया और खुद उसके पैरों के पास बैठ गया और उससे एक टक देखने लगा। तब अनुराधा कहने लगी, जी आप मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं? तब मैंने कहा, अनुराधा, मुझे तुम्हें जी भरकर देख लेने दो, क्योंकि मुझे 1-2 महीने तुमसे दूर जो रहना है। तब अनुराधा ने कहा, क्यों, क्या आप मेरी तस्वीर नहीं देखेंगे? अरे नहीं, वो बात नहीं है। पर तुम्हें पता है अनुराधा, मुझे हर बार यही लगता है कि तुम मेरे पास बैठी रहो और मैं तुम्हें इस तरह से देखता रहूं। मेरा ऐसा कहते ही अनुराधा फिर से रोने लगी और कहा, जी आप मुझे कितना प्यार करते हैं, पर अभी तक मैं आपको औलाद का सुख ना दे सकी। आखिर ऐसा क्यों है मेरे साथ, जो मैं आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पा रही? कि भगवान मेरी गोद नहीं भर रहा है? तब मैंने अनुराधा को समझाते हुए कहा, देखो अनुराधा, हर समस्या का हल होता है। तुम्हारी भी समस्या का कोई ना कोई हल जरूर होगा, बस थोड़ा सा समय और लगेगा, हमें इंतजार करना होगा। तब अनुराधा ने खींचते हुए कहा, आखिर कब तक जी, हमारी शादी को 5 साल हो चुके हैं, पर अभी तक मैं माँ नहीं बन पाई और ना आपको वो खुशी दे पाई जिसके आप हकदार है। तब मैंने कहा, अनुराधा, क्यों इस तरह की बातें करके तुम अपने आप को दुख दे रही हो? तुम इतनी समझदार होने के बावजूद भी इस तरह की बातें करती हो। अनुराधा, क्या औलाद ही सब कुछ होती है? क्या बगैर औलाद के हम जीवन नहीं जी सकते? तब अनुराधा ने कहा, जी नहीं, आपका कहना एकदम सही है, पर बाहर लोगों जो ताने देते हैं उसका सामना तो मुझे ही करना पड़ता है। और वैसे भी आपके माँ बाबूजी भी अब मुझे भी ताने देने लगे हैं। तब मैंने खींचते हुए कहा, क्या कहा तुमने? माँ और पिताजी तुम्हें ताने मारने लगे हैं? ऐसी बात है तो तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं? अनुराधा ने कहा, मुझे लगा कि आप उन पर गुस्सा करेंगी, इसलिए मैंने नहीं कहा आपसे। तब मैंने कहा, तुम चलो मेरे साथ अनुराधा, मैं समझाता हूँ माँ और पिताजी को। और मैं अनुराधा को लेकर माँ और पिताजी के पास गया और कहने लगा, पिताजी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, आप अनुराधा को ताने मार रहे हैं। तब माँ ने कहा, विकास, तुम तो जानते हो कि 5 साल हो चुके हैं तुम्हारी शादी को, पर अभी तक बहू हमें पोता न दे सकी। अब तुम बताओ, क्या ये ठीक है? पिताजी ने भी यही कहा। तब मैंने माँ और पिताजी को समझाते हुए कहा, देखिए पिताजी, अगर अनुराधा माँ नहीं बन पा रही है तो क्या ये उसकी गलती है? पिताजी, ये सब ऊपर वाले के हाथ में होता है।
हम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, पर जो वो करेगा वही होगा। आप लोग तो समझदार हैं, अगर आप ही उसे समझ नहीं पाएंगे तो फिर आप में और पराये लोगों में क्या अंतर रह जाएगा। पिताजी, अब मैं तो कल जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप दोनों अनुराधा को ताने नहीं मारेंगे और उसे उसके माता पिता जैसा प्यार देंगे। तब तभी पिताजी थोड़ा सा तुनक कर बोले, बेटा ये तू क्या कह रहा है? तुम्हें तो बच्चों से बहुत लगाव था, क्योंकि जब तुम्हारे बहन को एक बेटा हुआ था तब तुम उसके बेटे को कितना लाड प्यार करते थे। इससे ये पता चलता है कि तुम्हें छोटे बच्चों से कितना स्नेह रहा है, और अब तुम इस तरह की बातें करने लगे हो। ये सब बातें अब बहुत अजीब सी लगती है। तब मैंने कहा, पिताजी क्या इंसान हालातों के साथ नहीं बदलता है? और वैसे भी मैं जिन बच्चों को पढ़ाता हूँ उन्हें देखकर ही मुझे बहुत सुकून मिलता है। रही बात अनुराधा के माँ बनने की, तो उसका भी कुछ ना कुछ मैं रास्ता निकाल ही लूंगा, लेकिन मेरी आपसे विनती है कि आप अनुराधा को ताने मत मारो। तब पिताजी ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा तुम यह कैसी बातें कर रहे हो? अनुराधा हमारी बहू नहीं है, बल्कि हमारी बेटी भी है। अब तू ही बता, क्या अनुराधा से हमें एक पोते की आस रखना क्या गलत है? ठीक है बेटा, आज से हम अनुराधा से इस विषय पर कभी भी बात नहीं करेंगे। बस तू आराम से जाकर अपना कार्य कर और बच्चों को अच्छी शिक्षा दे। तब मैंने कहा, ठीक है पिताजी। और फिर उसके बाद मैं और अनुराधा हमारे कमरे में आ गए। तब अनुराधा बेड पर लेट गई और कहने लगी, जी आप तो कल जा रहे हैं, एक बार अपना काम शुरू कर दीजिए, पता नहीं फिर कब हमें करने का मौका मिले। तब मैंने कहा, वाह अनुराधा, तुमने तो मेरे मन की बात कह दी। और फिर मैं अपना काम अनुराधा के साथ करने लगा और 200 और 2 से 3 घंटे तक कर लिया। हमारा काम खत्म हुआ तब अनुराधा और मैं सो गए। और फिर दूसरे दिन बाद मैं घर से विदा लेकर उसे छोटे से गांव में आ गया। जब मैं पहले दिन उस गांव के स्कूल में गया तब वहां मेरा अच्छे से स्वागत किया गया। तब वहां के मुखिया ने मेरा रहने का भी बंदोबस्त भी कर दिया और कहा कि आप सुबह और शाम हमारे कोठी पर आकर खाना खाया करें। आपको किसी भी चीज की कोई भी जरूरत हो तो हमें बेफिक्र कहे। तब मैंने उन्हें हाथ जोड़कर कहा, सच में मैं जिस गांव में आया था वहाँ के लोग और वहाँ का वातावरण सच में बहुत ही सुंदर था। वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे मन के थे। सचमुच मेरा दिल उस गांव में मंत्रमुग्ध होकर रह गया था। और फिर स्कूल छूटने के बाद मैं मुखिया जी के घर पर आ गया। तब मुखिया जी ने मुझे चाय पिलाई और मेरा आदर सम्मान किया और कहा, चलिए मास्टर जी, मैं आपको आपकी कोठी दिखा देता हूँ। और फिर मैं मुखिया जी के साथ कोठी पर आया। मुखिया जी की कोठी बहुत ही अच्छी और आलीशान थी और बड़ी भी थी। तब मुखिया जी कहने लगे, क्यों मास्टर साहब, कैसी लगी आपको यह हमारी पुश्तैनी कोठी? अच्छी है ना? तब मैंने कहा, माफ करें मुखिया जी, आप मुझे साहब ना कहे, सिर्फ मास्टर कहे वही काफी है मेरे लिए। तब मुखिया जी ने कहा, आप सही कह रहे हैं, पर आप मास्टर ही नहीं बल्कि गुरु है, जो हमारे गांव के बच्चों को शिक्षित करने के लिए आए हैं। आपका ओहदा बहुत बड़ा है मास्टर जी। तब मैंने कहा, ये तो आपका बड़प्पन है मुखिया जी, वरना मैं तो बस एक छोटा सा सेवक हूँ। तब मास्टर जी ने अपने नौकरानी सुधा को आवाज लगाई और सिर झुकाकर बोली, जी मालिक हुकुम। तब मुखिया जी ने मुझे देखते हुए कहा, सुनो सुधा, ये हमारे गांव के नए मास्टर है जो अपने यहाँ के बच्चों को पढ़ाने के लिए आए हैं। तुम्हें आज से इनका खाने पीने का ध्यान रखना है, समझी? मैंने देखा कि मुखिया जी उस औरत को बोल रहे थे और वो सिर झुकाते हुए सिर्फ मुखिया जी की बातों का हाँ में जवाब दे रही थी। उसकी आंखों में बेचैनी और एक डर सा लग रहा था और चेहरे से मासूमियत छलक रही थी। और फिर मुखिया जी ने कहा, मास्टर जी अब मैं चलता हूँ, कल मिलूंगा, तब तक आप आराम कीजिए, सुधा आपका खाने पीने का इंतजाम कर देंगी। इतना कहकर मुखिया जी चले गए और मैं कमरे में जाकर अपने कपड़े बदलकर चारपाई पर बैठ गया। तभी सुधा मेरे कमरे में आई। मैंने देखा उसने अपने चेहरे पर पल्लू ओढ़ रखा था, उसके हाथ में चाय का कप था। उसने मुझे चाय देते हुए कहा, मास्टर जी आज आप खाने में क्या पसंद करेंगे? तब मैंने चाय की सिप लेते हुए कहा, जी आपको जो पसंद हो वो बना दीजिए। तब सुधा ने कहा, जी मुझे हरी मिर्च की चटनी पसंद है और वो भी एकदम तीखी, क्या वो आप पसंद करेंगे? तब मैंने जरा हंसते हुए कहा, जी नहीं, मैं तो तीखा बहुत कम खाता हूँ। तब सुधा ने कहा, इसलिए तो ये कह रही हूँ कि क्या बनाऊँ आपके लिए? तब मैंने अच्छा चटपटा खाना बनाइए। तब सुधा ने हाँ में सिर हिलाया और चली गई।
तब मुझे समझ आया कि शायद सुधा के दिल पर अभी भी गहरा घाव है, जो अभी तक उसके दिल पर वैसा का वैसा है। वरना सुधा मुझसे इस तरह से तीखे तेवरों में बात ना करती। और फिर मुझे तब मेरे पत्नी अनुराधा का फ़ोन आया। अनुराधा ने मुस्कुराते हुए कहा, जी क्या कर रहे हो? तब मैंने चिंतित होकर कहा, बस यूं ही लेट कर तुम्हें याद कर रहा था। सच कहूँ अनुराधा, तुमसे दूर होकर बहुत अजीब सा लग रहा है, जैसे मैं तुमसे बहुत दिनों से दूर रहा हूँ। तब उसके बाद मैंने और अनुराधा ने बहुत देर तक बातें की। उसके बाद मैंने कहा, अनुराधा अब मैं तुम्हें कल ही इसी समय फ़ोन करूँगा। अब तुम सो जाओ, रात होने वाली है। मैं भी खाना खाकर सोता हूँ। ही इतना कहकर मैंने फ़ोन रखा ही था कि सुधा मेरे कमरे में खाना लेकर आ गई और कहने लगी, मास्टर जी खाना खा लीजिए। तब मैंने स्नेह भरे लहजे में कहा, जी आपने खाना खाया? तब सुधा ने कहा, जी अभी तक नहीं। मैंने कहा, तो फिर आप भी इधर बैठकर खा लीजिए। तब सुधा ने कहा, जी नहीं, मैं रसोई में बैठकर ही खा लूंगी। तब मैंने कहा, अगर आप यहाँ बैठकर खाएंगी तो क्या होगा? वैसे भी मुझे अकेले को खाने की आदत नहीं है। तब सुधा ने कहा, देखिए मास्टर जी, मुझे ज़्यादा हमदर्दी मत दिखाइए। मैंने कहा ना कि मैं यहाँ बैठकर नहीं खा सकती, तो नहीं खा सकती। तो फिर आप मुझसे क्यों बार-बार कह रहे हैं? अगर आपको अकेले खाने की आदत नहीं है तो अब से आदत डाल लीजिए। इतना कहकर सुधा तुनक कर चली गई। सुधा के इस तरह के रवैये से मुझे मालूम पड़ गया था कि सुधा कितनी सख्त मन की है। तब मैं चुपचाप से खाना खाने लगा और सो गया। सुबह उठकर तैयार होकर स्कूल पर चला गया और फिर शाम के 5 बजे कोठी पर लौट कर आ गया और जाकर अपने कमरे में पलंग पर लेट गया और मोबाइल फ़ोन चलाने लगा। तभी सुधा चाय लेकर आ गई और मुझे चाय देते हुए बोली, साहब आज क्या बनाऊँ खाने में? तब मैंने कहा, सुधा जो तुम्हारा मन करे बना लो। सुधा ने कहा, ठीक है साहब। इतना कहकर सुधा जाने लगी। तब मैंने कहा, सुधा क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? क्योंकि जब तक मैं तुम्हारे बारे में जानूंगा नहीं तो मुझे चैन नहीं मिलेगा। तब सुधा तीखे तेवरों में बोली, साहब आप क्या करेंगे मेरे बारे में जानकर? और आप होते कौन हैं मुझसे मेरे बारे में पूछने वाले? तब मैंने कहा, सुधा मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जैसे तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफी हुई है। शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं, अगर तुम मुझे बता सकोगी तो, कि तुम्हारे साथ आखिर हुआ क्या है? मेरा ऐसा कहते ही सुधा रोने लगी और फिर सुधा ने अपनी कहानी बताना शुरू किया। उसने बताया कि कैसे उसके पति ने मुखिया जी से ढेर सारा कर्जा लेकर उसे मुखिया जी के पास नौकरी करने के लिए मजबूर किया। ऐसी बहुत सी बातें सुधा ने मुझे बताई जो दिमाग को हिलाकर रखने वाली थी। जो कोई भी सुन लेता तो उसका भी खून खोल कर रह जाता। इस कारण से ही सुधा का रवैया इतना सख्त हो गया था। तब सुधा ने कहा, साहब मुझे माफ कीजिए, मैंने आपसे पहली मुलाकात में बहुत ही बदतमीजी से बात की थी, पर क्या करूं, मुझे हर आदमी में मेरे पति की झूठी शक्ल ही दिखाई देती है। तब मैंने गहरी सांस लेकर कहा, सुधा तुम्हारी ये दास्तान सुनकर मुझे भी बहुत दुख हुआ। सुधा इस पर मैंने एक फैसला किया है, पर इससे तुम्हारी पर इसमें तुम्हारी रजामंदी चाहिए। तब सुधा हैरान होकर कहने लगी, कौन सा फैसला साहब, मैं कुछ समझी नहीं। तब मैंने कहा, सुधा तुम इतनी अच्छी और सुंदर हो, मन भी तुम्हारा साफ है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ शादी करना चाहूंगी? तब सुधा हैरान हुई और बोली, साहब आप ये क्या बोल रहे हो? आप भी तो शादीशुदा है और मैं भी, ये कैसे मुमकिन है? नहीं साहब, ये हरगिज नहीं हो सकता। तब मैंने सुधा को समझाते हुए कहा, देखो सुधा मेरी पत्नी है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। मगर हम दोनों में एक समस्या यह है कि हमारी शादी को 5 साल हो चुके हैं और हम दोनों अभी तक बे औलाद है। मुझे तुमसे सिर्फ एक संतान चाहिए जिससे कि हमारा घर खुशियों से भर जाए। बोलो सुधा क्या तुम तैयार हो? और तुम ये मत सोचो कि मैं तुम्हें धोखा दूंगा, बल्कि तुम्हें भी अपनी पत्नी का दर्जा दूंगा। देखो सुधा तुम्हें भी अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है, तो फिर क्यों तुम अपने पति की गलतियों का हर्जाना चुका रही हो? सोचो सुधा, जरा दिमाग से सोचो और बताओ तुम्हारा क्या विचार है। तब सुधा ने कहा, पर साहब ये मुमकिन है? क्या ऐसा हो सकता है? तब मैंने कहा, जरूर हो सकता है सुधा, बस तुम्हारी इच्छा होनी चाहिए। तब सुधा ने कहा, तो फिर ठीक है, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। और फिर मैंने इस बारे में मुखिया जी से भी बात कर ली। मुखिया जी भी मेरी बात को मान गए, पर उन्होंने कहा कि मुझे मेरी उधार ली हुई रकम चाहिए जो सुधा के पति ने मुझसे ब्याज पर ली थी। तब मैंने कहा कि वो रकम मैं भर दूंगा,
तब मुखिया जी ने मेरी और सुधा की मंदिर में शादी कर दी और फिर मैं और सुधा उस कोठी में पति पत्नी की तरह रहने लगे। और फिर कुछ महीनों में सुधा माँ बनने के दौर में आ गई और फिर उसके बाद सुधा ने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया। उस समय मैं बहुत खुश था, पर समस्या ये थी कि इस विषय पर मैं घर पर बात नहीं कर सकता था, क्योंकि अनुराधा को मेरी दूसरी शादी की बात पता चलेंगी तो उसके दिल पर क्या बीतेंगी, यही समस्या मेरे लिए बहुत सिर का दर्द बन गई थी। तभी मैंने सोचा कि धीरे-धीरे से अनुराधा को सुधा के बारे में बता दूँगा। अनुराधा से मैंने जो वादा किया था कि मैं उसे 2 महीने होते ही उसे अपने पास लेकर आऊँगा, उसे अब 1.5 साल हो चुका था। वैसे मैंने आना-जाना किया अनुराधा के पास, पर उसे अपने पास नहीं लाया, इस डर से कि उसे सुधा के बारे में ना पता चले। वैसे मैंने मेरे माता-पिता को दूसरी शादी के बारे में भी बताया और अपना बेटा भी दिखाया। बस इन सब बातों से अनुराधा ही अनजान थी। पर एक दिन मैं अनुराधा के पास बहुत ही हिम्मत करके गया और उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तब अनुराधा ने कहा, जी आप इस तरह से क्यों खड़े हैं, क्या हुआ? तब मैंने कहा, अनुराधा, मैंने ऐसा काम किया है जिसे सुनकर तुम शायद रोने लग जाओ। पर सुधा, यकीन मानो ये सब मैंने बहुत ही सोच समझ कर किया है। तब अनुराधा ने कहा, पहले आप बताइए तो सही, आखिर हुआ क्या है? तब मैंने कहा, पहले तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझ पर गुस्सा नहीं करोगी। तब अनुराधा ने कहा, ठीक है, बोलो, नहीं करूंगी। तब मैंने कहा, अनुराधा, मैंने पिछले साल दूसरी शादी कर ली और एक छोटा बेटा भी हो चुका है। जब मैंने ऐसा कहा तो अनुराधा सकते में पड़ गई और मेरी तरफ गुस्से से देखने लगी। तब मैंने कहा, ये मजबू अनुराधा ये सब मजबूरी में किया, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती, इसलिए ही मुझे ये सब करना पड़ा। तब अनुराधा ने कहा, ठीक है, जो हुआ सो हुआ। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, आप जो भी करेंगे मेरे लिए भलाई के लिए ही करेंगे। आप फ़िक्र मत कीजिए, आपके दूसरे शादी से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं तो आपकी खुशी में ही खुश हूँ। अब आप मुझे आपकी नई पत्नी और बेटा दिखाइए, क्योंकि मेरी आँखें मेरे बेटे को देखने के लिए तरस रही है। तब मैंने कहा, सच में अनुराधा, अगर हर पत्नी तुम्हारे जैसी समझदार हो तो कितना अच्छा होगा। और उसके बाद मैंने अनुराधा को सुधा और अपने बेटे से मिलवा दिया, जिसे देखकर अनुराधा को बहुत ही खुशी हुई और तब से मेरी दोनों पत्नियां बहनों की तरह खुशी से रहने लगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटी-सी कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आए, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। ये कहानी सिर्फ़ आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है। धन्यवाद।